तो देखिए, हम ये पॉइंट समझ रहे थे कि क्या होता है कि नॉन लीनियर पार्ट आपको मिलता है। पीक पर आकर के फ्रिक्शनल फोर्स फिक्स क्यों नहीं हो जाता? समझिए, ये कोई सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट आकर के गिरा और उस ऑब्जेक्ट में एक इरेगुलरिटी थी, एक प्रोजेक्शन निकला हुआ था, वो प्रोजेक्शन आकर के इसमें फंस गया। ठीक है, ये मान लो ऑब्जेक्ट है और ये आकर के इसमें इंटरलॉक। अब आप इसको पुश करते हो, आप एक फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगाने से क्या हुआ कि इसकी लोअर टिप यहाँ से चलती चलती ऊपर तक पहुंची, आपके फोर्स लगाने की वजह से उसने उसको यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर दिया। तो जस्ट इमेजिन कि जब इस ऑब्जेक्ट को हम पुल करते हुए टॉप पॉइंट तक ले आए, उसके बाद क्या होगा? फोर्स डिमांड घट क्यों जाएगी? आप उसके प्रोजेक्टेड पार्ट को चलाते हुए यहाँ तक ले आए, इस पोजीशन तक ले आए। जो ऑब्जेक्ट था उसको हम ड्रैग करते हुए यहाँ तक ले आए और यहाँ छोड़ दिया, हम यहाँ से पुश किया और खींचते हुए यहाँ तक ले आए इस पोजीशन पे। जैसे ही छोड़ा आपने, उसके बाद क्या होगा? आप यहाँ ले जाके इसके टॉप तक ले गए, थोड़ा सा पुश किया आपने, छोड़ा। जब ये यहाँ से गिरेगा तो यहाँ से गिर के क्या यहाँ रुक जाएगा? नो सर। नहीं रुकेगा ना। जैसे कोई बॉल ले जाओ आप, यहाँ ले जाके छोड़ दो, क्या रुक जाएगी? नीचे जाके नहीं रुकेगी। तो अपने आप बिकॉज ऑफ एनर्जी कुछ डिस्टेंस तक तो अपने आप ही चला जाएगा। मेरे बात है, यस सर। काइनेटिक स्टैटिक से क्यों कम होता है? इस चीज को फर्स्ट टाइम जब आपने पुश किया तो आप इस प्रोजेक्शन को ओवरकम कर रहे हो, यहाँ तक ले आए। आप जैसे ही चीज इसको क्रॉस किया तो गिरी, तो गिर के यहाँ तक तो अपने आप ही पहुंच गई। यू हैव टू सप्लाई ओनली दिस पार्ट। दैट्स व्हाई काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। मेरे बात, जब आप उसका नॉन लीनियर पार्ट, मैंने ये बताया कि जैसे ये ऑब्जेक्ट था, इसका प्रोजेक्शन यहाँ इंटरलॉक था, तो आप इसको चलाना चाहते थे, आपने ग्रेजुअली फोर्स बढ़ाया, बढ़ाते गया। तो बढ़ाते बढ़ाते क्या हुआ कि इसका जो लोअर टिप था, यहाँ से स्लाइड करते 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 आपके फोर्स लगाने से यहाँ तक आ गया। तो हमने थोड़ा सा ही पुश किया, छोड़ दिया। ये ऑब्जेक्ट जैसे ही गिरेगा तो यहाँ रुक सकता है क्या? नहीं रुक सकता। आप यहाँ छोड़ दोगे तो भी यहाँ से गिर के अपने आप ही कुछ आगे तक चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी जो ऊपर से गिरी है उसके पास काइनेटिक एनर्जी, वो रुक थोड़ी सकती है, तो अपने आप आगे चली जाएगी। तो अब आपको मेहनत कितनी करनी है इसको चलाने के लिए? उसके आगे फिर नेक्स्ट प्रोजेक्शन। चीज चल तब सकती है जब आप इतना डिफरेंस ऑफ फोर्स एक्स्ट्रा दीजिए, इतना। तो पहले आपको मेहनत करनी पड़ी थी इतने के बराबर, इतनी मेहनत करनी पड़ी, और अब मेहनत करनी पड़ रही है सिर्फ इतने के बराबर। तो अब आपका जो फोर्स डिमांड है वो छोटा हो गया कि नहीं? बट Clear सर हुई हम बात? फोर्स लगा रहे हैं वो तो उतनी ही है ना। जो फोर्स आप लगा रहे हो उस फोर्स की रिक्वायरमेंट, भाई जैसे मैं कहूँ कि किसी चीज को आपको 5 मीटर तक उठाना है और हम कहें कि नहीं, ये 5 मीटर नहीं, इसको बस 3 ही मीटर तक लिफ्ट करना है, तो दोनों के इसमें डिमांड सेम आएगी क्या? भाई आप डिमांड सर सेम नहीं है, बट हम जो फोर्स सप्लाई कर रहे हैं वो तो सेम है ना। नहीं, वो फोर्स चेंज हो जाता है ना। वो फोर्स इसलिए चेंज हो जाता है, जैसे कोई चीज चल गई, जैसे मान लो कोई गाड़ी खड़ी हुई, एग्जाम्पल के लिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई और आप उसको पुश करने के लिए आपको कहा जाता है, तो जब फर्स्ट टाइम उसको चलाना है तो ऑब्वियसली आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। बट मान लो कि कोई गाड़ी ऑलरेडी रोलिंग में है, बहुत कम रफ्तार से लेकिन हल्का सा रोल कर रही है, तो हमको उसको पुश करना है, विच विल बी इजियर। चल रही है, पहले से चल रही है, हमसे कहा जाए कि भाई ऑलरेडी रोलिंग में है। जो रोलिंग है उसको पुश करना आसान होगा। तो ये क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी चल गया है, अपनी जगह से स्लाइड कर गया, मूव कर गया, ये क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये चल करके यहाँ से यहाँ तक पहुंचने वाला है, इसको बस हल्का सा पुश चाहिए, इतना जहाँ फोर्स इसको इतने के डिफरेंस के बराबर मिला, इट विल बी इन पोजीशन टू वर्क एंड विल कंटिन्यू टू कीप स्लाइडिंग। मेरा बात सर अभी अभी जो डायग्राम में जहाँ पे ऑब्जेक्ट है सर पीक पे, सर हाँ। वो लिमिटिंग फ्रिक्शन पे है। ये यहाँ तक तो मामला जो आप देख रहे हो कि आपने जब तक इसको ब्रेक नहीं किया, एक्चुअली ये जो हम वेरिएशन देख रहे हैं, दिस इज एट माइक्रोस्कोपिक स्टैंडर्ड। आपको चीज चलती हुई दिखेगी नहीं। यस सर। यहाँ तक हमें कह सकते हैं कि मोशन इज नॉट स्टार्टेड। ये जो वेरिएशन देख रहे हो आप, ये बड़े ग्रुप्स नहीं, जैसे आपको एक वुडन प्लैंक है, ये आपको बिल्कुल दिख रहा है कि तो बिल्कुल सीधा है, स्मूथ है, लेकिन एक्चुअली लेंस उठा करके जब उसको माइक्रोस्कोपिक स्टैंडर्ड पर देखोगे आप, तो मिलीमीटर से भी छोटे ऑर्डर के इस तरह के ग्रुप्स मिलेंगे आप, ये आपको नॉर्मल आई से दिखाई नहीं देगा।
तो जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट आप रखते हो, ये ग्रूव्स कहीं ना कहीं इंटरलॉक होते हैं, तो जो फोर्स डिमांड है वो उस इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने के लिए जरूरत पड़ती है, और उस इंटरलॉकिंग को बस आपने एक बार ब्रेक किया तो अगली बार क्या होता है कि वो अपने आप स्लाइड करके यहाँ तक आ गया, तो नेक्स्ट टाइम जो डिमांड है दैट इज स्लाइटली स्मॉलर, दैट्स व्हाई यू से दैट काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। सर डिमांड मतलब सिर्फ फ्रिक्शन की डिमांड या फिर एक्सटर्नल फोर्स? तो एक्चुअली आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स ही कम हो गया। एक्चुअली फ्रिक्शनल फोर्स क्या किसको रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स इस ऑब्स्टिकल को ही तो फ्रिक्शनल फोर्स कह रहा है। मान लो सरफेस सीधी होती तो फ्रिक्शन है ही कहाँ? अगर सरफेस ऐसी है तो हम किसी चीज को पुश करते नो फोर्स की डिमांड। ये आपको ऐसा नॉर्मल आई से दिख रहा है कि सरफेस है, फिर जब आप माइनर लेवल पर जाके देखते हो माइक्रोस्कोपिक स्टैंडर्ड पर, तो सरफेसेस इन कांटेक्ट का शेप ऐसा होता है। सरफेसेस आर नॉट प्लेन, सरफेसेस एक्चुअली ऐसी होती है जो दिखती प्लेन है आपको ऊपर, तो होती इस तरह की। तो उन इरेगुलरिटी, ठीक है ना, गॉट द पॉइंट। सर Yes, ह्यूमंस sir. में भी ऐसे ही होता है क्या? जैसे सर ह्यूमंस में कैसे होता है? समझा नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं समझा। ह्यूमंस में ह्यूमंस में भी फ्रिक्शन फोर्स अपोज करता है ना? हाँ बिल्कुल, फ्रिक्शनल फोर्स का काम सभी जगह रिलेटिव मोशन को करना है। तो लाइक व्हीकल्स में ऐसे होता है, तो ह्यूमंस में किस तरह होता है यूज? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रहे हो, चलो हमने इस ऑब्जेक्ट को होल्ड किया, ठीक है ना, तो आपके और इस ऑब्जेक्ट के बीच में क्या चीज लग रही है? आप इसको कैसे होल्ड कर पा रहे हैं? फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन ही फ्रिक्शन है के ना भाई, कारण। फ्रिक्शन के क्या है? फ्रिक्शन, जैसे आपने इसको होल्ड किया तो इस ऑब्जेक्ट का वेट इस समय कहाँ लग रहा है? नीचे। वेट नीचे लग रहा है तो चीज को गिरना चाहिए, बट हमने इसको 2 पॉइंट से होल्ड कर रखा है। इन दोनों पॉइंट से इसको क्या मिल रही है? नॉर्मल रिएक्शन मिल रही है। इन दोनों पॉइंट से इसको क्या मिल रही है? नॉर्मल रिएक्शन। वो नॉर्मल रिएक्शन और हमारी फिंगर और इस ऑब्जेक्ट के बीच में एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, दैट विल डिसाइड कि इसको कितना फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर मिल सकता है। कि कुछ फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ मिल रहा है, कुछ यहाँ मिल रहा है। अगर इन दोनों का सम इसके वेट के बराबर हो गया तब तो हम इसको पकड़ पाएंगे, और अगर वेट फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ा है तो आप पकड़ोगे, चीज छूट जाएगी आपके हाथ। इसका मतलब वेट वॉज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स। या आपने इस ऑब्जेक्ट को लिए और वॉल पर पुश कर दिया, हमने इस तरह से होल्ड किया, ठीक है ना, आप इसको जस्ट इस तरह से होल्ड कर रहे हो। व्हाट इज द केस? अब कैसे रुकी हुई थी? एक्चुअली ऑब्जेक्ट एंड बोर्ड, ये दो सर्फेसेस कॉन्टेक्ट में आए। ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ लग रहा है? नीचे। रिएक्शन कहाँ लगेगी? कॉन्टेक्ट सरफेस से 90 पर ये लग रही थी नॉर्मल, और नॉर्मल रिएक्शन मल्टीप्लाइड टू म्यू, ये क्या हो गया? फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स अगर वेट के बराबर है तो ये चीज रुक पाएगी, अदरवाइज वाली सरफेस स्मूथ है, हम काफी कोशिश करेंगे तो इसको रोक नहीं पाएंगे, चीज गिर जाएगी। तो ह्यूमन ओके बींग्स सर, के गॉट लिए इट। क्लियर, मतलब जिस भी चीज को आप होल्ड कर रहे हो या आप सरफेस पे चल रहे हो, फ्लोर पे हमारा चलना है, ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज आपकी बॉडी एंड अर्थ के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज पॉसिबल फॉर यू टू वॉक। क्लियर, ये किसी चीज को होल्ड कर रहा है बिकॉज हमारी फिंगर ओके और सर। उस ऑब्जेक्ट। क्लियर, तो आगे देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट दिया गया। अब ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो इरेगुलरिटीज है दीज आर रिस्पांसिबल फॉर फ्रिक्शन। एक बड़ी कॉमन सी बात समझ में आती है कि मान लो इरेगुलरिटी ही नहीं होती तो फ्रिक्शन होता नहीं। मतलब अगर हम किसी तरह से इरेगुलरिटीज को खत्म कर दें तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, ये आइडिया आपके दिमाग में आता है। अब इरेगुलरिटीज कम करने का क्या तरीका है? जैसे डोर्स होते हैं, डोर्स पे हम पेंट करते हैं। पेंट क्या करता है? या टेबल है, किसी वुडन टेबल एक बनी हुई, उसके ऊपर आप पॉलिश कर देते हो, सनमाइका लगा देते हैं ऐसे आजकल, ठीक है ना। पहले आप देखोगे सनमाइका के बजाय क्या करते थे, उस पर पेंट कर दिया जाता है। एक्चुअली पेंट क्या करता है? जैसे कोई सरफेस है, ये सरफेस हम कहें कि हम इसको पेंट कर रहे हैं, तो पेंट क्या करेगा? पेंट एक तरह का तो लिक्विड उसके इरेगुलरिटी सी वो हो जाएंगी, ये फ्लैट पूरा हो भर जाएगा। जाएगा। क्योंकि लिक्विड आपने भरा, वो लिक्विड उसमें भर जाएगा, ठीक है। ये लिक्विड अगर जिसको फिल कर दिया, तो फिल कर दिया तो पूरी रेगुलरिटी भी खत्म हो। इसका मतलब अगर हम कोई टेक्निक यूज करें कि हम किसी सरफेस को पॉलिश करें, पॉलिश करने से रेगुलरिटीज खत्म हो, तो एक्सपेक्टेड चीज ये है कि पॉलिशिंग करने से फ्रिक्शन कम होना चाहिए, इफ दिस इज ट्रू।
अगर हम पॉलिशिंग करते हैं तो पॉलिशिंग करने से इरेगुलरिटीज शुड रिड्यूस, और अगर ये रिड्यूस होती है तो फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाना चाहिए, ये कम हो जाना चाहिए। इरेगुलरिटीज कम होगी, फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा, किस चीज से? पॉलिशिंग करने से। लेकिन ये देखा गया ऐसा प्रैक्टिकली मिलता भी है, प्रैक्टिकली ऐसा होता है। बट इफ सर्फेसेस आर पॉलिश्ड बियॉन्ड लिमिट, या कह सकते हैं कि फॉर हाईली पॉलिश्ड सर्फेस, जो हाईली पॉलिश सर्फेसेस होती है इनके केस में देखा गया है कि फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाता है, कम नहीं होता। फ्रिक्शनल फोर्स हाईली पॉलिश सर्फेस के लिए एक्सपेक्टेड क्या था कि फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है, प्रैक्टिकली इनके लिए फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाता है। अब ये ऐसी चीज है जहां आकर के थ्योरी फेल हो जाती है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। थ्योरी ये मान रही कि इरेगुलरिटीज की वजह से ही फ्रिक्शन है, तो हमने इरेगुलरिटीज ही खत्म कर दिया, फ्रिक्शन खत्म हो जाना चाहिए। प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं रहा है, तो क्या गड़बड़ है ये बताती है एक न्यू थ्योरी जो कहलाती है मॉडर्न थ्योरी। फिर वी डिस्कसिंग दैट थ्योरी टुमारो, ठीक है ना।